सो गाइस, अभी तक हमने वो सारे केसेस देखे जहाँ पे कंट्रोल पॉइंट इन टाइम में ट्रांसफर हो रहा है। अभी हम लोग कैसे केसेस देखेंगे जहाँ पे कंट्रोल जो है ना वो ओवर द पीरियड ट्रांसफर हो रहा है। ओके, जहाँ पे सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो रहे हैं। हम जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन समझ रहे थे तब हमने समझा था कि जब सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है तब उसको एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं। ठीक है, तो अभी ये केस में हम लोग रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो इन डिटेल सीखेंगे। तो सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एग्जांपल हो गए जैसे कि कंस्ट्रक्शन सर्विस, फिर केबल सर्विस, फिर सिक्योरिटी सर्विस। तो ऐसी जो सर्विस होते हैं जो ओवर द पीरियड हम लोग ट्रांसफर करते हैं, वो केसेस में हम लोग कैसे रेवेन्यू बुक करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए method to measure percentage of progress to recognize revenue in case of PO satisfy over a period of time। तो फर्स्ट मेथड है आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड में क्या है कि अभी तक जितना काम हुआ है उतने परसेंटेज का रेवेन्यू बुक कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रही हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो मेरी बिल्डिंग अभी तक 20% कंप्लीट हो गई है और टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस हमने जो एस्टिमेट किया था वो है 20 लाख। तो 20 लाख में से 20% अभी हो गया है बिल्डिंग, तो 20% करके मैं अभी रेवेन्यू बुक कर दूंगी वैसा। तो प्रोग्रेस परसेंटेज गिवन बाय एन इंडिपेंडेंट सर्वेयर। इंडिपेंडेंट सर्वेयर क्या होता है कि एक्सपर्ट जो हमें अच्छे से परसेंटेज कैलकुलेट करके दें कि हाँ इतने परसेंट का बिल्डिंग अभी तक हो गया है वैसा। अभी बिल्डिंग के केस में मतलब चलो हमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है एस्टिमेट करना कि कितने परसेंट तक हुई है बिल्डिंग। पर बाकी जो केसेस है जैसे न्यूज़पेपर डेली मुझे सप्लाई करना है या तो फिर मुझे सिक्योरिटी सर्विस देनी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मैं सेम नेचर सेम पैटर्न वाले गुड्स एंड सर्विसेज बेच रही हूँ। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग एसएलएम बेसिस पे फिर रिकॉर्ड कर लेंगे। एसएलएम बेसिस मींस मैंने 1 ईयर तक कॉन्ट्रैक्ट किया सिक्योरिटी सर्विस देने का फॉर ₹1 लाख। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स या तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 365 डेज करके मैं उसका रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक कर सकती हूँ। अभी ये हो गया आउटपुट मेथड। दूसरा मेथड है इनपुट मेथड। इनपुट मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि जितना अभी तक कॉस्ट इनकर्ड हुआ है उतने तक का हम लोग क्या करेंगे रेवेन्यू बुक कर देंगे। मतलब हम लोग कॉस्ट को यूज करके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसमें हम देखेंगे कि कॉस्ट अभी तक कितना इनकर्ड हुआ है टिल डेट और हम लोग का एस्टिमेट कॉस्ट क्या था। ऐसे करके हम लोग परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस निकाल के फिर रेवेन्यू बुक कर लेंगे। बट यहाँ पे एक चीज है कि ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों कॉस्ट हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला है एबनॉर्मल कॉस्ट और दूसरा है कॉस्ट ऑफ मेजर कंपोनेंट। अभी एबनॉर्मल कॉस्ट में क्या हो गया कि सपोज मैंने कंस्ट्रक्शन के टाइम एक रूफ बनाया था और रूफ मेरी गलती की वजह से वो अच्छे से नहीं बना और वो टूट गया, तो मुझे वापस वो बनाने के लिए बहुत सारे और मटेरियल्स और वो सब बहुत लेना पड़ा। तो ये जो सारी एबनॉर्मल टाइप की कॉस्ट है वो हम लोग इसमें अबव कैलकुलेशन में हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अभी फिर हो गया कॉस्ट ऑफ मेजर कंपोनेंट विच इज परचेज्ड एंड डिलीवर्ड टू कस्टमर बट नॉट इंस्टॉल्ड येट। अभी मेरा जो अभी मेरे कस्टमर ने मुझे बोला कि मुझे एलिवेटर भी अपने बिल्डिंग में लगाना है। तो एलिवेटर जो है वो तो मेरा ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है, मुझे तो किसी और से वो लाना पड़ेगा फिर उनको इंस्टॉल करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी जो टाइप की जो कॉस्ट है जो अभी तक इंस्टॉल भी नहीं हुई है बट तो भी मैंने लेके रख लिया है, मतलब एलिवेटर अभी तक मैंने बिल्डिंग में डाला भी नहीं है बट तो भी मैंने वो अपने पास ले लिया है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस में एलिवेटर की भी कॉस्ट होगी। ठीक है, मैं तो वो कस्टमर से ही रिकवर करूंगी ना वो कॉस्ट, तो वो कॉस्ट को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, लॉजिकली है ना, बिकॉज अभी तक वो चीज हम लोग ने कंस्ट्रक्शन में यूज भी नहीं की है, तो हम क्यों उसको फिर कॉस्ट में कंसीडर करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ऑन 1st Jan एनटीटी कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिनोवेट अ बिल्डिंग। एनटीटी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया
बिल्डिंग रेनोवेट करने का, और साथ में इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एलिवेटर। ठीक है, मतलब एनटीटी उनको रिनोवेट भी करके देगी बिल्डिंग, और साथ में उनको एलिवेटर भी इंस्टॉल करके देगी। फिर नीचे हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट और साथ में जो भी एनटीटी के एस्टिमेशन है वो हमें नीचे दिए है, जैसे कि ट्रांजैक्शन प्राइस इतना है, फिर एक्सपेक्टेड कॉस्ट एलिवेटर का इतना है, बाकी के कॉस्ट इतने हैं, वो सारी डिटेल्स दी है। एनटीटी परचेज द एलिवेटर, they are delivered to the site 6 months before they will be installed. Okay, तो इंस्टॉलेशन के 6 मंथ पहले ही हमें एलिवेटर मिल गए हैं। एंटिटी यूज इनपुट मेथड, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जहाँ पे हम लोग मेथड सीख रहे थे, तो वहां पे हम लोग ने इनपुट मेथड भी देखा था, जहाँ पे कैसा था कि इनपुट मेथड को भी हम लोग यूज करके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक वो कैसे करेंगे कि अभी तक जितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो ले लेंगे, और डिनोमिनेटर में टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को कंसीडर करके हम लोग परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। और इसमें हम लोग को क्या नहीं इंक्लूड करना होता है, पहले तो एबनॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना होता है, और दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ मेजर कंपोनेंट, तो उसको लेस करके परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे वो मेथड को यूज करके परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस कैलकुलेट करना है। वो भी कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, कॉस्ट टिल डेट हमें यहाँ पे ऑलरेडी बताया है 5 लाख। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाला तो हमें मिल गया अमाउंट, अभी डिनोमिनेटर के लिए टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 40 लाख है, बट उसमें से हम लोग कॉस्ट ऑफ मेजर कंपोनेंट जो कि एलिवेटर का जो कॉस्ट है उसको माइनस कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आएगा, 25 लाख। ठीक है, तो वैसे कंसीडर करके हम लोग अपना परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारा 20% आया है। अभी रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना होता है, देखो, जितना अभी तक का क्यूमुलेटिव रेवेन्यू होता है वो हमें लेना होता है। तो वो हम लोग कैसे लेंगे कि अभी तक का टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है, ठीक है, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ मेजर कंपोनेंट। अभी हम लोग ये माइनस क्यों करते हैं, बिकॉज परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी हमने ये कॉस्ट ऑफ मेजर कंपोनेंट माइनस किया है। आइडियली ये कैसा है कि जो हमारा टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है उसके अंदर हम लोग ने कॉस्ट ऑफ एलिवेटर भी इंक्लूड किया होगा। ठीक है, वो तो आइडियली हम लोग अपने कस्टमर से ही रिकवर करेंगे जो उनको एलिवेटर भी इंस्टॉल करके चाहिए वो। तो वो हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस में से भी माइनस कर देंगे, और उस पे फिर हमने जो परसेंटेज कैलकुलेट किया है वो फिर उस पे लगाएंगे, और उसका जो कॉस्ट है वो बाद में ऐड करेंगे रेवेन्यू में। ठीक है, तो वैसे करना है हमें। तो यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस लिया, फिर उसमें से ट्रांजैक्शन प्राइस में ऑब्वियसली वो कॉस्ट ऑफ मेजर कंपोनेंट भी इंक्लूड होगा, इसलिए वो मैंने माइनस किया है। उस पे फिर मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगा के रेवेन्यू कैलकुलेट किया है। और कॉस्ट ऑफ एलिवेटर जो है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ मेजर कंपोनेंट है, उसको उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी तक कितना रेवेन्यू फिर बुक हो जाना चाहिए, 22 लाख का रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए एज ऑन 31 मार्च। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक एंटिटी ने फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है फॉर ₹10 लाख एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, और प्रोडक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 9,50,000। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो टोटल है 9,50,000। और एंटिटी जो कंट्रोल है प्रोडक्ट का वो कब ट्रांसफर करेगी, ओवर दी 5 पीरियड वो कंट्रोल ट्रांसफर करेगी प्रोडक्ट का। एंटिटी जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड यूज कर रही है कंप्लीशन परसेंटेज निकालने के लिए। और फिर यहाँ पे नीचे हमें ये दिया है कि इंसेंटिव अवार्ड्स भी मिल सकता है एंटिटी को, अगर जो वो प्रोडक्ट है उसका वेट अगर वो 951 kg और उससे अगर ज्यादा रखते हैं तो उनको कोई भी इंसेंटिव फीस नहीं मिलेगा। बट उसका अगर वेट वो लोग 700 टू 950 के बीच में रख रहे हैं तो फिर उनको इंसेंटिव अवार्ड मिलेगा 10%। ओके, फिर उनको इतना इंसेंटिव फीस मिलेगा अगर जो वेट वो प्रोडक्ट का वो 701 टू 950 के बीच रखेंगे तो। और अगर वेट 700 या उससे कम रख रहे हैं तो फिर उनको 2,50,000 का इंसेंटिव फीस मिलेगा। और यहाँ पे ऐसा बोला है कि एंटिटी को बहुत एक्सपीरियंस है
ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में, और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके पास 5 इंजीनियरिंग अल्टरनेटिव्स है जिसको यूज करके हम लोग ये 10% वाला और 25% वाला इंसेंटिव फीस अर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे उन्होंने प्रोबेबिलिटी बताई है कि देर इज अ 95% प्रोबेबिलिटी कि हम लोग 10% का इंसेंटिव फीस अर्न कर लेंगे, एंड 10% का हाँ 10% वाला इंसेंटिव फीस हम लोग अचीव कर लेंगे, और दूसरा है 5% प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग 25% वाला इंसेंटिव फीस अचीव कर लेंगे। सो यहाँ पे बस प्रोबेबिलिटी बताई है। अभी देखो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बताई है उसमें एक प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, तो हम लोग सिंगल लाइकली मेथड को यूज करके डायरेक्टली 95% को एज अ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी चूज करके डायरेक्टली हम लोग ये जो है 1 लाख का रेवेन्यू, ठीक है, एज अ वेरिएबल कंसिडरेशन कंसीडर करके हम लोग उसको डायरेक्टली रेवेन्यू में ट्रांजैक्शन प्राइस में ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे नीचे क्वेश्चन में भी बोला है कि based on this analysis entity believes 10% to be most likely amount when estimating the transaction price. So now therefore the entity includes only 10% award in the transaction price when calculating revenue, because the entity has concluded it is a probable significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur. तो उनके हिसाब से ऐसा है कि 10% को यूज करके अगर हम लोग अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे तो फ्यूचर में हम लोग को सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नीचे क्या बताया है कि एंटिटी रीअसेस इट्स प्रोडक्शन स्टेटस क्वार्टरली टू डिटरमाइन वेदर इट इज ऑन ट्रैक टू मीट द क्राइटेरिया फॉर द इंसेंटिव अवार्ड। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग क्वार्टरली देखते हैं कि जो उनका जो एस्टिमेशन जो है वो अभी सही चल रहा है कि नहीं, बट उनको क्या लगा एट द एंड ऑफ ईयर फोर्थ it becomes apparent that this contract will fully achieve weight-based criteria. Therefore, entity revises its estimate of variable consideration to include entire 25% incentive fees. फोर्थ ईयर के एंड में उनको लग रहा है कि अभी हम लोग ये वाला जो क्राइटेरिया है जहाँ पे अगर हम लोग वेट 700 केजी तक का रखेंगे तो हमें 25% का इंसेंटिव फीस मिलेगा। तो फोर्थ ईयर के एंड में उनको लग रहा है कि वो लोग ये क्राइटेरिया मीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन वेरिएबल कंसिडरेशन व्हेन कॉस्ट इनकर्ड इज एज फॉलो। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट इनकर्ड की इंफॉर्मेशन दी है कि ईयर 1 में इतना हुआ है कॉस्ट इनकर्ड, ईयर 2 में इतना, ईयर 4 में इतना, फिर ईयर 5 में इतना। अभी हमें क्या करना है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करना है कि ईयरली कितना रेवेन्यू होगा, ईयरली कितना प्रॉफिट अर्न होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। और यहाँ पे और एक लाइन दी है इंस्टीट्यूट ने कि आप जो रेवेन्यू कैलकुलेट करोगे ना उसके लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कंसीडर करके आप रेवेन्यू परसेंटेज ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसा भी अजम्पशन लेके चलना है कि जो उनका जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो ही 5 ईयर तक सेम है, वहां पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ऐसा अज्यूम करने से ही हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर बीच में एक्सपेक्टेड कॉस्ट ही उनका चेंज हो जाएगा तो हमारा जो परसेंटेज कंप्लीशन है वो भी चेंज होगा और हमें उसका इफेक्ट भी देना पड़ेगा। फिर तो हमें ये अज्यूम करके चलना है कि जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। तभी इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये लोग जो मेथड यूज कर रहे हैं ना वो कौन सा यूज कर रहे हैं, इनपुट कॉस्ट मेथड। ओके, कॉस्ट को यूज करके वो अपना परसेंटेज कंप्लीशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने जब ये कॉन्सेप्ट देखा था तब हमने क्या देखा था कि हम लोग कैसे ये कैलकुलेट करेंगे, जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट करके हम लोग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करेंगे, और जो वो परसेंटेज कंप्लीशन होगा उसके हिसाब से वो ईयर का उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। ये हम लोग ने ये मेथड में सीखा था। तो वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तभी देखो ये हम लोग का फिक्स कंसिडरेशन है, और ये हम लोग का क्या है, फिक्स कंसिडरेशन इज व्हाट, द ट्रांजैक्शन प्राइस जो हमें मिलने वाला है। यहाँ पे हम लोग ने पूरा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ले लिया है। अभी इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड्स बताए हैं।
ये दोनों मेथड को यूज करके हम लोग ये चीज को सॉल्व कर सकते हैं। पहला है परसेंटेज वाइज। तो अभी आइडियली फर्स्ट ईयर में कितना रेवेन्यू बुक होना चाहिए उसका मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि फर्स्ट ईयर में कॉस्ट जो है वो इतना इनकर्ड हुआ था और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इतना था, तो इतने परसेंट का कंप्लीट हुआ है फर्स्ट ईयर में। अभी सेकेंड ईयर का अगर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब हमें क्या लेना होगा, कॉस्ट इनकर टिल डेट, सेकेंड ईयर तक जितना कॉस्ट होगा वो पूरा लेना पड़ेगा। तो वो पूरा लेके डिवाइडेड बाय एस्टिमेट कॉस्ट करके इतना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है सेकेंड ईयर में। ओके, बट अभी देखो हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, तो फर्स्ट ईयर में हमने ये परसेंटेज को यूज करके रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। अभी सेकेंड ईयर में हम लोग को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, तो ठीक है हम लोग ये परसेंटेज लेंगे, फिर उसमें से हम लोग माइनस भी करेंगे ईयर वन का जो हमने ऑलरेडी बुक कर दिया है। ठीक है, तो आइडियली माइनस करने अच्छा हम लोग माइनस करेंगे, उससे अच्छा हम लोग क्या ले लेते हैं, डायरेक्टली जो सेकेंड ईयर का जितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है उसको ही ले लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि सेकेंड ईयर का जितना भी टोटल परसेंटेज है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जो फर्स्ट ईयर का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन था, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड ईयर का कंप्लीशन मिल जाएगा। और उसके ऊपर वो परसेंटेज को यूज करके हम लोग फिर डायरेक्टली रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड ईयर का रेवेन्यू कैलकुलेट करूँ तो 10 लाख पे मैंने जो भी सेकेंड ईयर का कंप्लीशन परसेंटेज था उसको मल्टीप्लाई करके मैंने सेकेंड ईयर का रेवेन्यू निकाल लिया। सो दिस इज वन मेथड। बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप ऐसे करोगे तो आपके लिए इजी होगा कि जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है पर्टिकुलर ईयर में उसको डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट करोगे तो आपके लिए इजी होगा। तो ये वाला मेथड से हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे, बट ये वाला जो मैंने आपको बताया वो एक अल्टरनेटिव मैंने मेथड बताया है। ठीक है, तो अभी इसके हिसाब से देख लेते हैं। अभी देखो हम लोग का ईयर वन में 50,000 जो है वो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, तो उसके रेशियो के हिसाब से हम लोग रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे ईयर वन का। सो 10 लाख इज आवर टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस into 50,000 कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। फिर ईयर टू में भी सेम, ईयर थ्री में भी सेम, जो हम लोग को ऑलरेडी कॉस्ट दी है ना क्वेश्चन में, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, वो लेके पूरा मैंने ईयर फाइव तक कैलकुलेट किया है। अभी वेरिएबल कंसिडरेशन में एक ट्विस्ट है, वो हमें देखना है। अभी वेरिएबल कंसिडरेशन अप टिल 4 इयर्स जैसा हम लोग फिक्स कंसिडरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या एस्टिमेट कर रहे थे कि हम लोग सिर्फ 10% वाला जो इंसेंटिव फीस है ना वही अचीव कर पाएंगे, तो उसके हिसाब से ही 1 लाख को कंसीडर करके ही पहले तो हम लोग वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करेंगे। और जब हम लोग का ईयर फोर में जब एस्टिमेशन चेंज हो रहा है उसके बाद फिर हम लोग वेरिएबल कंसिडरेशन का चेंज करेंगे रेवेन्यू। तो इसका देख लेते हैं हम लोग। देखो अभी ईयर वन में तो हम लोग यही एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि 1 लाख ही रहेगा, तो 1 लाख इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 9.5 लाख। ठीक है, सेम इसकी तरह ही वेरिएबल कंसिडरेशन को भी कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लोग डायरेक्टली फोर्थ ईयर का देख लेते हैं। तो फोर्थ ईयर में अभी हम लोग का एस्टिमेशन चेंज हो गया है, हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग को 2.5 लाख का क्या मिल सकता है, वेरिएबल कंसिडरेशन मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करेंगे, देखो अभी जो हमारा जो रिवाइज एस्टिमेशन है उसके हिसाब से रेवेन्यू कितना बुक होना चाहिए, 2,50,000 हमारा रिवाइज्ड वेरिएबल कंसिडरेशन है। कॉस्ट अभी ईयर फोर तक 9 लाख रुपीज इनकर्ड हुआ है डिवाइडेड बाय 9,50,000 विच इज आर एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो अभी तक आइडियली ये एस्टिमेशन के हिसाब से इतना रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए था, बट हम लोग ने कितना ईयर फोर तक रेवेन्यू बुक किया है इतना, तो हम लोग और इतना रेवेन्यू ऐड करेंगे ईयर फोर में। ओके, इसमें भी दो मेथड्स मैंने बताए हैं। एक तो ये नॉर्मल वाला, ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देख लिया है, री एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू, तो सेम वैसा ही करना है बिकॉज यहाँ पे हम लोग का एस्टिमेशन चेंज हो रहा है। तो एस्टिमेशन चेंज होने की वजह से जो भी इम्पैक्ट हो रहा है रेवेन्यू में वो उसकी हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री फिर वो ईयर में ही करेंगे जिस ईयर में उसका एस्टिमेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी जो सेकेंड मेथड है वो मैंने परसेंटेज के हिसाब से ली है कि देखो ईयर फोर तक अभी इतना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है
और टोटल कॉस्ट इतना है, तो आइडियली इतना हम लोग का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, मतलब इतने परसेंटेज तक का हम लोग का हो गया है काम, ठीक है। तो डायरेक्टली वो परसेंटेज को यूज करके मैंने ये कैलकुलेट किया है फोर्थ ईयर का वेरिएबल कंसिडरेशन, और अभी तक जितना हमने बुक किया है उसको माइनस करके ये ले लिया है, ठीक है। तो दोनों मेथड को यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर ईयर 4 में उसका हम लोग क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट दे देंगे, और फिर ईयर 5th में तो फिर 2.5 लाख को कंसीडर करके ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग ने टोटल यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया है फॉर एवरी 5 ईयर। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बोला है कि आपको कॉस्ट भी कैलकुलेट करके बताना है। तो कॉस्ट तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो उसको ले लेंगे 5 साल का, और फिर उसमें से अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। ओके, तो प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, और हमें मार्जिन फिर कैलकुलेट करना है। तो मार्जिन कैसे करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा सेल्स के ऊपर उसका परसेंटेज लेके हम लोग मार्जिन कैलकुलेट कर लेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करके। सो दैट्स इट, थैंक यू ऑल। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक निवान लिमिटेड करके है, और उनने 2 लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हैं 31 मार्च 2022 को। और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उन्होंने ए एंड कंपनी के साथ एंटर किया है ऑन 1 जून 2021। और कॉन्ट्रैक्ट में टोटल सेल वैल्यू जो डिटरमाइन हुई थी वो 40 लाख रुपीज हुई उनके बीच, ठीक है। कि हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करके देंगे, उसके अगेंस्ट हम लोग 40 लाख रुपीज चार्ज करेंगे आपसे। और यहाँ पे उनके एस्टिमेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल लगेगा खत्म होने के लिए, और टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो 32 lakhs है, ठीक है। और 31 मार्च 2022 को निवान लिमिटेड ने वापस री एस्टिमेट किया उनका टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, तो वो फिर 34 lakhs है। और 34 lakhs इसलिए इंक्रीज हो गया बिकॉज 2 लाख का नॉर्मल लॉस हो गया, मतलब नॉर्मल कॉस्ट हो गया। ओके, तो जब भी नॉर्मल कॉस्ट होता है तो हम हमेशा कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं उसको, तो उसको रहने देंगे हम लोग कॉस्ट में। बट अगर एबनॉर्मल कॉस्ट होता तो उसको कॉस्ट में से हटा देते। फिर नीचे बोला है कि हाँ, अभी ये वाले इसमें ये लोग इंडिपेंडेंट सर्वेयर को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये लोग डायरेक्टली आउटपुट मेथड को यूज करके अपना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट सर्वेयर को अपॉइंट किया है, और उन्होंने कितना एस्टिमेट किया कि कितना परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है, वो है 30%। और निवान लिमिटेड ने अभी तक का कॉस्ट 16 lakhs इनकर किया है, और उसके अगेंस्ट एंड कंपनी से हमें थोड़ा पेमेंट भी मिला है 13 lakhs का। फिर उन्होंने और एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है बी एंड कंपनी के साथ, और वो एंटर किया उन्होंने 1 सितंबर को 18 मंथ्स के लिए। और वहां पे उनका जो टोटल सेल वैल्यू जो था वो 30 lakhs उन्होंने अग्री किया, और उसमें जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट था वो था 24 lakhs। ओके, और बी एंड कंपनी से अभी तक 9.50 लाख का पेमेंट मिला है, और अभी तक का कॉस्ट 8 लाख इनकर हुआ है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट सर्वेयर ने कितना एस्टिमेट किया बीएन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, कि अभी तक 20% कंप्लीट हुआ है बीएन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2022। यहाँ पे लिखा है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना इंडेक्स 115 की, वो फुलफिल कर रहे हैं। नीचे जो है वो यही लिखा है कि उनके पास बाकी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है, बट अभी आपको ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडर करके ही अकाउंटिंग करना है। हमें अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाना है ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट को कंसीडर करके एज ऑन 31 मार्च 2022। ओके, तभी देखो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो एक है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बिकॉज जो कंट्रोल है वो हम लोग ओवर द पीरियड उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमारा जो रेवेन्यू है वो भी ओवर द पीरियड हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू कॉस्ट सब हम लोग क्या करेंगे ओवर द पीरियड हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग
ये चीज को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जितना हुआ रहता है उतने अमाउंट का हम लोग बुक कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जो है टोटल सेल वैल्यू जो है वो 40 लाख है, बट हमने जब इंडिपेंडेंट सर्वेयर को पूछा कि कितना हम लोग का अभी तक कंप्लीट हुआ है, तो उन्होंने बोला 30%। तो हम लोग रेवेन्यू अपना कितना बुक करेंगे, 40 लाख जो हमारी टोटल सेल वैल्यू थी वो, उस पे हम लोग 30% करके उतने तक का हम लोग अभी के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज अभी तक उतना ही कंप्लीट हुआ है, तो उतने परसेंट तक का ही हम लोग रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड करेंगे। सेम विद बी एंड कंपनी, बी एंड कंपनी से हम लोग कितना ले रहे हैं, बी एंड कंपनी से हम लोग 30 लैक्स ले रहे हैं। ठीक है, बट अभी तक हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 20% से कंप्लीट हुआ है, तो उतने परसेंट तक का ही हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। सेम विद द कॉस्ट, अभी हम लोग कॉस्ट भी एस्टिमेशन वाला कॉस्ट लेंगे कि हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से इतनी कॉस्ट थी, तो उसके हिसाब से हम लोग का इतना परसेंटेज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो उतने परसेंटेज की हम लोग कॉस्ट पीएनएल में बुक कर लेंगे। ओके, तो सेम देखो यहाँ पे 34 लैक्स थी और बी एंड कंपनी की कितनी थी, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 24 लैक्स। तो उसका हम लोग उनका जो भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है उसको कंसीडर करके कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग ने रेवेन्यू और कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है। अभी देखो, अभी हम लोग का कितना ड्यू है कस्टमर से, ओके, वो हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हम लोग ने रेवेन्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके रेवेन्यू तो ले लिया, और हमें यहाँ पे दिए हैं पेमेंट की डिटेल्स, दी है हमें कि एंड कंपनी से जो है, एंड कंपनी से हम लोग को अभी तक 13 लाख का पेमेंट रिसीव हो गया है, और बी एंड कंपनी से हम लोग को यहाँ पे 9.5 लैक्स का पेमेंट रिसीव हो गया है, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो इतना अमाउंट आ रहा है। तो अभी देखो, ये जो अमाउंट है ना वो ज्यादा है रेवेन्यू के कंपैरिजन में, तो हम इसको एज एन एडवांस मानेंगे, और जब भी एडवांस हम लोग मानते हैं तब उसको कैसा हम लोग ट्रीट करते हैं, एज एन अर्नड इनकम। ठीक है, तो इसको अभी के लिए हम लोग अर्नड इनकम शो करेंगे। फिर डब्ल्यू हमें आई पी असेट हमें कैलकुलेट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, देखो अभी तक कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई है, यहाँ पे हमें कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट की भी इंफॉर्मेशन दी है कि एज ऑन 31 मार्च 2022 इतने 16 लाख की कॉस्ट इनकर्ड हुई है, और बी एंड कंपनी की 8 लाख की कॉस्ट अभी टिल डेट तक इतनी इनकर हुई है। ठीक है, तो वो हम लोग ले लेंगे, और हमने पीएनएल में कितनी रिकॉग्नाइज की है, इतनी ऊपर हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, तो पीएनएल में हम लोग ने इतनी रिकॉग्नाइज की है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, एज अ प्रीपेड एक्सपेंस मानेंगे, बिकॉज हम लोग ने तो इतनी कॉस्ट इनकर कर ली है, बट हम लोग पीएनएल में कितनी बता रहे हैं, सिर्फ इतनी बता रहे हैं, तो ये हम लोग का प्रीपेड एक्सपेंस जैसा है, तो इसको हम लोग ऐसे डब्ल्यू असेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अभी असेट साइड क्या आएगा हम लोग का, डब्ल्यू असेट, और लाइबिलिटी साइड हमारी करंट लाइबिलिटी विच इज अंडर इनकम, जो हमने ऊपर देखा था कि हमें इतना एडवांस मिल गया है कस्टमर से, वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे करंट लाइबिलिटी में। अभी पीएनएल एक्सट्रैक्ट भी बना लेंगे, पीएनएल में हम लोग ने जो ऊपर रेवेन्यू कैलकुलेट और जो कॉस्ट ऊपर कैलकुलेट की थी वही आएगा, और उससे हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो इतना रेवेन्यू है और इतना कॉस्ट है, तो हम लोग का इतना प्रॉफिट हो गया। अभी देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे हम लोग को फिनेंशियल एक्सट्रैक्ट बना के कैलकुलेट करना है, तब ये 5 चीजें आएगी। पहले तो रेवेन्यू कितना बुक होना चाहिए पीएनएल में, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट, अभी हमारे केस में तो एडवांस था फ्रॉम द कस्टमर, तो हम लोग एज एन अर्नड इनकम करके बताएंगे, बट कोई कोई केस में कॉन्ट्रैक्ट एसेट भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर असेट साइड हम लोग डेटर को बता देंगे। फिर कॉस्ट हमें बताना पड़ेगा कि अभी तक का कॉस्ट कितना इनकर्ड हुआ है पीएनएल में। पीएनएल के 2 आइटम्स हमें शो करने होंगे, जब भी हमें बोला कि आपको एक्सट्रैक्ट बना के देना है फिनेंशियल्स का, तब। और एक डब्ल्यू असेट व्हिच इज आवर प्रीपेड एक्सपेंस। दैट्स इट, थैंक यू। सी स्पेशल केसेस एज पर इंडियाज 115, जहाँ पे पहला केस है कि सेल्स विद द राइट टू रिटर्न। मैं कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ ये कंडीशन के साथ कि वो मुझे रिटर्न भी कर सकते हैं अगर उनको प्रोडक्ट नहीं जम रहा है फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ओके,
सो फॉर एग्जांपल मैं अमेज़न हूँ और मैं प्रोडक्ट ABC सेल कर रही हूँ और मैंने कस्टमर को रिटर्न पॉलिसी भी दिया है कि अगर उनको प्रोडक्ट नहीं जम रहा है तो वो लोग 7 डेज़ में मुझे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे अपने एस्टिमेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट सी जो है वो बहुत सारे कस्टमर हमेशा रिटर्न करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कस्टमर भी प्रोडक्ट सी जो है वो मुझे रिटर्न कर देगा। तो अभी देखो, बट मैं तो तीनों प्रोडक्ट आज ही सेल कर रही हूँ, ठीक है। बट मैं अमेज़न हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न आएगा, तो मैं अभी उसको एज़ अ रिफंड लायबिलिटी करके बुक करूँगी और बाकी जो प्रोडक्ट है, जो मैं श्योर हूँ कि ये तो मेरा सेल्स है ही, उसको ही मैं सेल्स में रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। बिकॉज़ इंडिया हमेशा ऐसा चाहता है कि आपको जैसा अभी लग रहा है एस्टिमेशन के हिसाब से आप रिकॉर्ड करो वैसे ही, ताकि आपको फ्यूचर में सिग्निफिकेंट रिवर्सल ना करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए जो भी हमें लग रहा है कि इतना हमें रिफंड करना होगा, उसको एज़ अ रिफंड लायबिलिटी करके अभी बुक करेंगे, ओके। इन अभी देखो, कस्टमर ने रिटर्न नहीं किया, तो वो केस में क्या करेंगे हम लोग ने उनको बोला है कि आप 7 डेज़ तक रिटर्न कर सकते हो। अभी उन्होंने नहीं किया 7 डेज़ में रिटर्न, तो जो भी रिफंड लायबिलिटी में हमने जो हिट किया है ना, उसको फिर सेल्स में बुक कर देंगे। और इन केस कस्टमर ने रिटर्न के लिए बोल दिया, उन्होंने बोला कि चलो अभी मुझे ये जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न करना है, तो वो केस में हम क्या करेंगे, रिफंड लायबिलिटी डेबिट करके टू बैंक अकाउंट कर देंगे 2000 से, ओके। अभी देखो, हम लोग तो प्रोडक्ट सी जो है वो आज ही सेल कर रहे हैं, तो हमारा जो इन्वेंट्री है वो प्रोडक्ट सी का कम हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एज एन इन्वेंट्री दिखाएंगे, मतलब इन्वेंट्री में हिट लाएंगे, ओके। हम लोग इन्वेंट्री उतने अमाउंट से बढ़ा देंगे, बिकॉज हम लोग उसको सेल्स में बुक नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको नहीं बता रहे कि वो हमारा सेल्स है, ठीक है। इसलिए हम लोग इन्वेंट्री टू पीएनएल, जो भी वो प्रोडक्ट हमें लग रहा है कि रिटर्न करना होगा, उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट पे हम लोग इन्वेंट्री को हिट कर देंगे, इन्वेंट्री टू पीएनएल करके रिकॉर्ड कर लेंगे। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक एंटिटी है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है फॉर 1000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 1000 प्रोडक्ट के लिए उन्होंने एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। ईच कॉन्ट्रैक्ट includes a sale of one product for rupees 50, ओके। सो इसको ऐसा समझेंगे कि 1000 प्रोडक्ट है और पर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो रुपीज़ 50 है। कैश इज रिसीव्ड व्हेन द कंट्रोल ऑफ अ प्रोडक्ट इज ट्रांसफर, जब हम लोग जो भी प्रोडक्ट हमें देना है वो देंगे, उसका कंट्रोल देंगे, उसके बाद ही उसके अगेंस्ट जो भी कंसिडरेशन है वो हमें मिलेगा। द entity's customary business practice is to allow a customer to return any unused product within 30 days। तो उन्होंने रिटर्न पॉलिसी भी दिया है कस्टमर को कि आपको अगर प्रोडक्ट नहीं जम रहा है तो आप 30 डेज में उसको रिफंड कर सकते हो। और कॉस्ट यहाँ पे दी है कि कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज रुपीज़ 30। और यहाँ पे ये बताया है कि एंटिटी जो है उनको भी इंडियस समझ में आता है और उसके रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। फिर यहाँ पे देखो, यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड द एंटिटी एस्टिमेट 9 प्रोडक्ट विल नॉट बी रिफंड, ओके। उनके एस्टिमेशन के हिसाब से उनको लग रहा है कि एक्चुअल प्रोडक्ट जो है ना वो 970 प्रोडक्ट से सेल होंगे और बाकी हमें शायद से रिटर्न मिल सकता है कस्टमर से। सो यहाँ से हम लोग ऐसा एस्टिमेट कर सकते हैं कि 30 जो है वो हमें क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा इन फ्यूचर, ओके। ये जो है वो एंटिटी के एस्टिमेशन के हिसाब से है, ओके। और हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू, रिफंड लायबिलिटी एंड असेट। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो अभी रेवेन्यू हम लोग कितने अमाउंट पे बुक करेंगे। अभी आज हमें ऐसा लग रहा है कि 970 जो प्रोडक्ट है वही सेल होंगे, हम लोग उतने अमाउंट का ही रेवेन्यू बुक करेंगे। फिर हमारा जो रिफंड लायबिलिटी है वो हम लोग कितने अमाउंट का बुक करेंगे, हमें लग रहा है कि जो 30 प्रोडक्ट है वो हमें रिटर्न करने पड़ सकते हैं, तो हम लोग 30 प्रोडक्ट के हिसाब से रिफंड लायबिलिटी अभी बुक करेंगे। फिर इन्वेंट्री असेट, अभी देखो ये जो प्रोडक्ट है, जो 30 प्रोडक्ट है वो हमने आज दे दिए, मतलब हमने एक्चुअल में तो सेल की है बट सेल में हमने बुक नहीं किया है, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, उतने प्रोडक्ट का इन्वेंट्री
बढ़ा देंगे। तो इन्वेंट्री एसेट हमें कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 30 इंटू 30। और इन्वेंट्री जो होती है वो हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो इन्वेंट्री हम लोग कॉस्ट को जो यहाँ पे दी है उसको कंसीडर करके इन्वेंट्री बुक करेंगे। अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अभी देखो हम आज तो पूरे 1000 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में तो पूरे 1000 प्रोडक्ट का आ जाएगा रेवेन्यू। और सेल्स में हमें ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल सेल तो 970 प्रोडक्ट से होंगे, तो उतना अमाउंट का हम लोग सेल्स बुक कर रहे हैं। और बाकी हमें लग रहा है कि 30 हमें रिटर्न करना पड़ेगा, तो हम लोग उसका एज अ रिफंड लाइबिलिटी करके बुक करेंगे। और इन्वेंट्री जितना हमें रिटर्न करना पड़ रहा है उसके कॉस्ट के हिसाब से हम लोग इन्वेंट्री टू पीएनएल करके रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी रीस्टॉकिंग फेज क्या होता है, सपोज अभी अम, मेरा जो कस्टमर है वो मुझे प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न लेने के लिए मेरा जो डिलीवरी पर्सन होगा मुझे उसको भेजना पड़ेगा वापस वो प्रोडक्ट लाने के लिए। तो मेरा उसमें कॉस्ट इनकर्ड होगा ना, वो प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न लाने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, कस्टमर को उतना कॉस्ट माइनस करके उनको रिफंड करती हूँ। सपोज लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी सेल किया और पर क्वांटिटी प्राइस था ₹50। ओके। और उसमें से मुझे 3 क्वांटिटी रिटर्न करना पड़ा। ओके। इतना मुझे रिटर्न करना पड़ा। तो अभी मैं कस्टमर को है ना 150 पूरा रिटर्न नहीं करूँगी, उसमें जो मेरा कॉस्ट लग रहा है ना उसको रिटर्न करने में उतना मैं माइनस करके उनको रिफंड करूँगी, ठीक है। तो हम लोग जो रिफंड लायबिलिटी भी जो बुक करेंगे ना वो इतने अमाउंट की ही बुक करेंगे। और हम ऐसा मानेंगे कि ये जो 15 रुपीज़ जो है वो भी हम लोग कहाँ पे लेके जाएँगे। तो ये 50 रुपीज़ जो है वो हम अपने रेवेन्यू में आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज़ हमें तो रिफंड इतना ही करना है। हम जो है कस्टमर को रिफंड इतना ही अमाउंट करेंगे, ओके। तो इसलिए जो भी माइनस जो हम कर रहे हैं वो फिर हम लोग रेवेन्यू में लेके जाएँगे अभी, ओके। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। An entity enters into a contract to sell 10 units or per unit price है 100. The customer has right to return the product, but if it does so, it will charge 3% stocking fee, which is 3 per unit. Okay? मतलब इतना हम लोग कॉस्ट उनसे लेंगे, इतना फीस हम लोग लेंगे। फिर एंटिटी एस्टिमेट्स दैट 10% ऑफ द सोल्ड यूनिट्स विल बी रिटर्न। अभी 10 यूनिट्स का 10% क्या होगा, 1 यूनिट। तो हमें ऐसा लग रहा है कि 1 यूनिट जो है वो हमें रिटर्न करना पड़ सकता है। हमें अभी क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, रेवेन्यू और रिफंड लायबिलिटी। ओके, देखते हैं। अभी देखो रेवेन्यू में हम लोग रिफंड लायबिलिटी देख लेते हैं। हमें क्या लग रहा है कि 1 यूनिट जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो हम कस्टमर को कितना करेंगे, जो कॉस्ट हमें लग रहा है, जो हमें कॉस्ट लग रहा है उसको रिटर्न देने के लिए, उतना हम लोग अमाउंट माइनस कर देंगे। ओके। जो हम लोग फीस चार्ज कर रहे हैं उनसे, वो हम लोग माइनस करके रिफंड लायबिलिटी हम लोग ये अमाउंट पे बुक कर लेंगे। ओके। और ये जो 3 जो है वो फिर हम लोग रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लेंगे, 1 यूनिट इंटू 3। ओके। बिकॉज 3 रुपीज़ तो हमारा ही है, वो हमें रिफंड नहीं करना है। ओके। तो अभी हम लोग रेवेन्यू जो है वो 9 यूनिट्स, जो हमें लग रहा है कि 9 यूनिट्स जो सेल होगी, ₹100 पर यूनिट्स है, तो वो 9 यूनिट्स के हिसाब से रेवेन्यू बुक करेंगे, प्लस 1 यूनिट का जो 3 रुपीज़ जो है जो हम कस्टमर को नहीं देने वाले हैं वो भी अभी से रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लेंगे। रिफंड लायबिलिटी में उतना अमाउंट लेस करके रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारा जो जर्नल एंट्री होगा वो होगा बैंक अकाउंट टू रेवेन्यू टू रिफंड लायबिलिटी अकाउंट। ओके। बैंक अकाउंट में तो हमें पूरा मिल जाएगा अभी 10 यूनिट्स इंटू 100 के हिसाब से। ओके। और रेवेन्यू हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है और रिफंड लायबिलिटी यहाँ पे किया है, तो उतने अमाउंट का हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देंगे। सो अभी जो सेकेंड स्पेशल केस है ना वो है अकाउंटिंग ऑफ वारंटीज। अभी वारंटीज जो रहती है ना वो 2 टाइप्स की रहती है। पहले है अश्योरेंस वारंटीज। अब अश्योरेंस वारंटीज क्या होती है कि हमें कोई कोई प्रोडक्ट पे वो देनी ही पड़ती है एज पर लॉ। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलिंग मोबाइल फ़ोन, तो मुझे मोबाइल फ़ोन पे 6 मंथ की वारंटी देनी ही पड़ती है एज पर लॉ। तो ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो हमें इंडिया 37 ने बोला है कि आप क्या करो, जो भी आपको लग रहा है एस्टिमेशन कॉस्ट वारंटी का, आप उसका अभी से ही प्रोविजन बना लो।
ठीक है, आज मैंने अगर मोबाइल फ़ोन बेचा तो मुझे ऐसा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना लग रहा है कि इतना इन फ्यूचर वारंटी कॉस्ट हो सकता है, तो उतने अमाउंट का मुझे आज ही प्रोविज़न बनाना होगा। और एश्योरेंस वारंटीज़ में हमेशा हमें प्रोविज़न बनाना पड़ता है एज़ पर इंड एस 37। अभी जो दूसरी वारंटी जो रहती है ना, वो सर्विस वारंटी होती है, जो कि अलग से कस्टमर को परचेज़ करनी पड़ती है। मतलब इट्स अ डिस्क्रिशनरी, कस्टमर को अगर चाहिए तो वो लोग परचेज़ कर सकते हैं, वो चाहे तो वो परचेज़ ना कर सकते, ठीक है? तो उसका एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड वारंटी मैंने एज़ एन एग्ज़ाम्पल लिया है। सपोज़ देखो, मैं लैपटॉप सेल कर रही हूँ और लैपटॉप पे मुझे 1 ईयर की वारंटी देनी पड़ती है, ये एश्योरेंस वारंटी है। और साथ में मैंने मेरे कस्टमर को ऑफ़र किया कि आई विल गिव यू 2 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी, बट यू हैव टू पे मी रुपीज़ 8,000। ओके, तो मैं, अगर मेरा जो कस्टमर है वो मुझे 8,000 अगर पे करेगा तो मैं उसको 2 ईयर्स की और एक्सटेंडेड वारंटी दे दूँगी। तो ये वाला जो है ना, उसको एज़ अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के हिसाब से हम लोग ट्रीट करेंगे। तो हमने पता है स्टेप 4 में देखा था, जहाँ पे हम लोग ट्रांज़ैक्शन प्राइस को बिटवीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम लोग एलोकेट कर रहे थे स्टेप 4 में। तो वैसे ही फिर एलोकेट करेंगे, जो भी ट्रांज़ैक्शन प्राइस वारंटी का होगा उसको वारंटी में करेंगे, और जो भी प्राइस जो वो प्रोडक्ट का होगा उसको प्रोडक्ट में उतना हम लोग डिवाइड कर देंगे। और हमें डिवाइड करना होगा उसके रेशियो ऑफ स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस से ही। वो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। मैंने यहाँ पे और एक एग्जांपल लिया है फ्लिपकार्ट का। तो हम लोग जब भी फ्लिपकार्ट से भी बाय करते हैं ना, तो फ्लिपकार्ट भी हमें एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड करता है, तो आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ऐसे वाले केसेस में हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है वो इंडेक्स ने बताया है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखो यहाँ पे, एनटीटी सेल्स 100 ultra life batteries for rupees 2000 each and provide customer with a 5-year guarantee. Okay, entity 100 batteries सेल कर रही है for the rupees 2000 each, और उन्होंने 5 years का गारंटी भी दिया है। बट एंटिटी विच नॉर्मली प्रोवाइड्स 1 year गारंटी टू कस्टमर, बट एंटिटी जो है वो जनरली 1 year का गारंटी ही दे रहा है, और वो लोग बोल रहे हैं कि जो 2 to 5 year का जो गारंटी है ना, उसको हम लोग एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि 1 year का जो गारंटी है वो तो एज पर लो है, वो तो एश्योरेंस वारंटी जैसा ही यहाँ पे पता चल रहा है कि इतना तो वो लोग को देना ही पड़ता है। बट बाकी जो 2 to 5 years का जो वो लोग दे रहे हैं वो क्या है, वो एक्सटेंडेड वारंटी है। और हम उन्होंने ही बता दिया कि इसको हम लोग एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। और उन्होंने फिर नीचे एलोकेट किया है। टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस जो है ना वो 2 लाख है। ओके, अगर आप 100 इंटू 2000 करोगे तो भी वो 2 लाख आ जाएगा। तो उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में डिटरमाइन करके दिया कि 2 लाख में से 1,70,000 जो है वो बैटरी का है, और 30,000 जो है वो सर्विस वारंटी का है। उन्होंने ही स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से एलोकेट करके दे दिया है क्वेश्चन में। ओके, तो हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और यहाँ पे ऐसा बोला है कि 1 year वारंटी कॉस्ट जो है ना वो रुपीज 100 पर बैटरी है। अभी इसको कैसे करेंगे? अभी देखो, यहाँ पे तो हम लोग 100 बैटरी सेल कर रहे हैं, ठीक है, बट हम सेल्स कितने पे बुक कर रहे हैं? 1,70,000। ओके, बिकॉज आइडियली बैटरी का जो है सेलिंग प्राइस वो है, ट्रांजैक्शन प्राइस वो है 1,70,000, तो उतने अमाउंट का हमने सेल्स बुक कर दिया। बाकी जो सर्विस वारंटी का जो है वो हमने अभी के लिए अर्नड एंड इनकम में शो किया है, बिकॉज इसके अगेंस्ट हमें, जो हमारी जो वारंटी है उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन हमें आज मिल गया है, बट हमने अभी तक वो सर्विस दी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग उसको एज एन अर्न एंड इनकम मानेंगे, और अर्न एंड इनकम में सर्विस वारंटी का अमाउंट बुक करेंगे 30,000। अभी देखो, यहाँ पे जो 1 year वाली जो गारंटी है वो एज एन अश्योरेंस गारंटी है। तो उसमें हमने देखा था कि एज पर इंडिया 37 उसका प्रोविजन हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी बताया है कि 1 year वारंटी का जो कॉस्ट है वो रुपीज़ 100 पर बैटरी है। ओके, तो उसके हिसाब से हम लोग उसका प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। वारंटी एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर assurance warranty 10,000. Let's see this question. An entity manufacture and sell computer that include
assurance type warranty for first 90 days. The entity offers an optional extended coverage plan under which it will repair or replace any defective part for 3 years from the expiration of assurance type वारंटी. ओके, तो यहाँ पे एंटिटी जो है वो सेल कर रहा है कंप्यूटर, और अश्योरेंस टाइप वारंटी जो है वो कितने डेज के लिए, 90 डेज के लिए, और एंटिटी जो है वो और 3 साल के लिए वारंटी देने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो है वो एक्सटेंडेड वारंटी है, तो उसको हम लोग एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। फिर यहाँ पे टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो उन्होंने ऑलरेडी बताया, क्वेश्चन में ही बता दिया है कि कंप्यूटर का जो है ट्रांजैक्शन प्राइस वो है 36,000, नो सॉरी, टोटल जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो 36,000 है। और फिर यहाँ पे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को यूज करके उन्होंने यहाँ पे नीचे बताया है कि कंप्यूटर का जो है ट्रांजैक्शन प्राइस वो 32,000 है, और एक्सटेंडेड वारंटी का जो है वो 4,000 है। इसकी जो जर्नल एंट्रीज जो है वो हम सेम करेंगे जो हमने पहले की है वैसे ही। कैसे करेंगे, अभी बैंक अकाउंट में जो है हम लोग का पूरा 36,000 आएगा। ठीक है, फिर सेल्स हम लोग कंप्यूटर का जितना है उतना बुक कर लेंगे, बिकॉज ये जो है हम लोग का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो आज ही फुलफिल हो रहा है। ठीक है, हम आज ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपना फुलफिल कर रहे हैं, और आज ही हम लोग क्या ले रहे हैं, कंसिडरेशन भी हमें आज ही मिल रहा है। बट ये जो है सर्विस वारंटी, उसमें कैसा है कि हम लोग कंसिडरेशन आज ले रहे हैं, बट हम उनको मे बी जो सर्विस है वारंटी की वो हम लोग विद इन 3 इयर्स उनको करके दें। ओके, तो वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आज फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे मानेंगे, एज एन अर्नड इनकम करके बुक करेंगे 4,000 रुपीज़। और अभी यहाँ पे नीचे देखो कॉस्ट दे दिया है कि 2,000 का जो है वो एश्योरेंस टाइप वारंटी के लिए इतना कॉस्ट है। तो जब अश्योरेंस वारंटी होती है तब हमें एज पर इंड AS 37 क्या करना पड़ता है, उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो वारंटी कॉस्ट तो प्रोविजन फॉर अश्योरेंस वारंटी करके हम लोग 2,000 बुक कर देंगे। और देखो, जब भी आपको इन्वेंट्री का कॉस्ट दिया है ना क्वेश्चन में, तो समझ जाने का कि आपको COGS की एंट्री करनी है। ओके, तो COGS की एंट्री में क्या होता है कि उतने अमाउंट का हम लोग इन्वेंट्री कम कर देंगे, बिकॉज हम लोग उतना सेल कर रहे हैं। ओके, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, COGS टू सेल्स अकाउंट, सॉरी, COGS टू इन्वेंट्री करके एक जर्नल एंट्री पास होगी। मैं बता देती हूँ आपको। पहले तो देखो, ये नॉर्मल कैश अकाउंट 36, ये कंप्यूटर का है ट्रांजैक्शन प्राइस, ये अर्नड इनकम सर्विस वारंटी वाला। फिर COGS टू इन्वेंट्री करके हम लोग कर देंगे। जब भी आपको कॉस्ट दी है क्वेश्चन में और बोला है कि जर्नल एंट्री पास करो, तो आपको COGS की एंट्री पास करनी है। मॉड्यूल में भी उन्होंने करके रखी है इसलिए। और जो अश्योरेंस ये है वारंटी, उसके लिए क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करके एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। एंटिटी है जो कि जिम मेंबरशिप सर्विस दे रही है for ₹7,500 per year, okay, to 100 customer with an option to renew at a discount in second and third year at 6,000 per year। आज मैं अपने कस्टमर से ना ज़्यादा मेंबरशिप फीस ले रही हूँ जिम की, और मैंने उनको रिन्यूअल ऑप्शन दे दिया कि देखो, अगर आज आप 7,500 में लोगे ना मेंबरशिप, तो फिर सेकेंड थर्ड ईयर में आपको सिर्फ 6,000 में ही आपकी रिन्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर उतने अमाउंट में ही आपकी जिम की मेंबरशिप फीस हो जाएगी। ओके, ऐसा मैंने मेरे कस्टमर को ऑफर दिया। एंटिटी एस्टिमेट एंड annual attrition rate of ₹50% each year. Okay. Determine the amount of revenue to be recognized in first year and amount of contract liability against the option given to the customer for renewing the membership at discount। तो देखो अभी इसमें कैसा करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एंटिटी एस्टिमेट एंड एनुअल attrition रेट ऑफ 50% ईच ईयर। मतलब सपोज अभी ईयर 1 पे मैं 100 कस्टमर को दे रही हूँ सर्विस, मतलब मैंने 100 कस्टमर को ये दिया, रिन्यूअल ऑप्शन दिया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड ईयर में 100 में से 50% लोग रिन्यू कराएंगे, और मुझे ईयर 3 में ऐसा लग रहा है कि जो सेकेंड ईयर में थे उसमें से ईयर 3 में सिर्फ 25 कस्टमर जो है
वो ऐसे रहेंगे जो रिन्यू कराएंगे अपना मेंबरशिप। ओके, तो ये मैंने एस्टिमेशन के हिसाब से नंबर ऑफ कस्टमर्स निकाल लिए हैं कि इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो रिन्यूअल ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। अभी हम लोग इसके हिसाब से टोटल कंसिडरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ईयर 1 में हम लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, 7500 मेंबरशिप, फिर ईयर 2 और ईयर 3 में 6000 करके। ओके, तो हमने जो भी कस्टमर एस्टिमेट किए हैं ना, उसके हिसाब से हम लोग उनका रेवेन्यू भी बुक कर लेंगे, जो भी हम लोग फीस चार्ज कर रहे हैं उनसे, उसके हिसाब से। अभी रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज पर मेंबर अभी हमारे हिसाब से इतना है, ठीक है, बट अगर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ कस्टमर से, तो ऐसा पता चल जाएगा हमें कि हम लोग पर मेंबर से इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं पर कस्टमर से। बट हम लोग ने 1 ईयर पे कितना उनको उनसे कलेक्ट किया है, 7500। बट अगर हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से देखेंगे तो पर मेंबर कितना आ रहा है, 6857। तो ऐसा अ, जो भी डिफरेंस अमाउंट है उसको ऐसा मानेंगे कि हमने उसको रिन्यूअल ऑफर के लिए लिया है, और उसको हम लोग अर्न एंड इनकम में इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज ये जो रिन्यूअल ऑप्शन है वो हम लोग अभी नहीं दे रहे, वो हम लोग उनको सेकेंड थर्ड ईयर में देंगे। ठीक है, तो 7500 में हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि इतने अमाउंट का जो है वो रिन्यूअल ऑप्शन के रिलेटेड हमने लिया है। ओके, तो उसको हम लोग अर्न एंड इनकम में दिखाएंगे। Now let's understand concept of discount voucher within question. ओके, क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि डिस्काउंट वाउचर जब दे रहा है एंटिटी तब हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सो यहाँ पे एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ अ प्रोडक्ट ए फॉर ₹1000। ओके, वो लोग प्रोडक्ट ए सेल कर रहे हैं फॉर ₹1000, और उन्होंने कस्टमर को 40% का डिस्काउंट वाउचर दिया है फॉर एनी फ्यूचर परचेज अप टू 1000 इन नेक्स्ट 30 डेज। तो अगर आप 1000 का नेक्स्ट 30 डेज में परचेज करोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, और एंटिटी जो है ना 10% डिस्काउंट वैसे भी दे रही है, मतलब जिसके पास अभी नेक्स्ट 30 डेज में जिसके पास 40% वाला डिस्काउंट ये डिस्काउंट वाउचर नहीं है, उसके अलावा भी मतलब अगर 40% का डिस्काउंट वाउचर नहीं है तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, वैसा है, एज अ पार्ट ऑफ द सीजनल प्रमोशन उनको करना है, तो जनरली सबको 10% का डिस्काउंट वो लोग दे ही रहे हैं। और अगर आपके पास अगर 40% का डिस्काउंट वाउचर है ना, तो आपको 10% वाला डिस्काउंट क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी 1000 का वो एंटिटी से परचेस किया और उन्होंने 40% का मुझे डिस्काउंट वाउचर दे दिया। फिर मैं विद इन सपोज नेक्स्ट 15 डेज में अगर मैं जा रही हूँ वापस एनडीटी के पास कुछ और लेने के लिए, सपोज मैंने 1000 का लिया वापस उनसे, तो मैंने उनको बोला कि आपने मुझे 40% का डिस्काउंट वाउचर दिया है, तो 40% डिस्काउंट करके आप मुझसे चार्ज करना। फिर मुझे पता चला कि ये लोग तो 10% भी दे रहे हैं और डिस्काउंट, तो मुझे तो आइडियली 50% का फिर डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो फिर मुझे एनटीटी ने बोला कि नहीं, आपके पास 40% का डिस्काउंट वाउचर है तो आपको उतना ही मिलेगा। 10% डिस्काउंट है वो बाकी सारे कस्टमर के लिए है जिसके पास डिस्काउंट वाउचर नहीं है। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि एनटीटी मुझे आइडियली जो है 30% ही डिस्काउंट दे रही है। ठीक है, बिकॉज 10% तो वो नॉर्मली सबको दे ही रही है, तो आइडियली क्या माना जाएगा कि एंटिटी मुझे सिर्फ 30% का ही एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है डिस्काउंट में। ओके, फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी है कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर जो है वो रिडीम करेगा डिस्काउंट वाउचर को, और उनके एस्टिमेशन के हिसाब से कस्टमर जो नेक्स्ट परचेस करेगा उनके एंटिटी से वो होगा ₹500 का। ओके, तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज वो ₹500 का और परचेस कर सकता है। अभी हमें क्या डिटरमाइन करना है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितना है, कितने हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फिर हमें स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की फाइंड करनी है, और फिर उसको एलोकेट करना है ट्रांजैक्शन प्राइस। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक तो हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट देना है और हम लोग डिस्काउंट वाउचर भी दे रहे हैं कस्टमर को। ठीक है, अभी प्रोडक्ट की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की तो हमें पता है 1000। ओके,
क्वेश्चन में दी गई है। अभी डिस्काउंट वाउचर की हम लोग स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? हमें क्या लग रहा है कि नेक्स्ट परचेज जो कस्टमर करेगा वो ₹500 का होगा। ओके, और 500 पे हमें प्रोबेबिलिटी है कि 80% कस्टमर, मतलब उसका 80% प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर आके रिडीम करेगा वाउचर को। और हम लोग आइडियली देखो 500 हमें लग रहा है कि ये टोटल परचेज हो सकता है कस्टमर का, और उस पे हम आइडियली कितना दे रहे हैं डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 80% रिडीम करेंगे, तो हमारे डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इतनी हो गई। अभी हमारे पास 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो हमारी जो टोटल ट्रांज़ैक्शन प्राइस है वो 1000 है। 1000 में हम क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कि 1000 के अंदर जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना, उसका प्राइस भी हम लोग 1000 में ही रिकवर कर रहे हैं। तो 1000 जो है टोटल हमारा जो ट्रांज़ैक्शन प्राइस, उसको एलोकेट करेंगे प्रोडक्ट और डिस्काउंट वाउचर में। तो हम लोग का 1000 है वो टोटल ट्रांज़ैक्शन प्राइस है, और प्रोडक्ट की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ये है, और टोटल दोनों की मिला के इतनी है। ठीक है? तो उसके रेशियो में हमने प्रोडक्ट का ट्रांज़ैक्शन प्राइस निकाल लिया, और वैसे ही हम लोग डिस्काउंट वाउचर का भी ट्रांज़ैक्शन प्राइस निकाल के रिकॉर्ड कर लेंगे दोनों को।